साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि। आज मैं आपसे बात करूंगा मेरी आत्मकथा भाग 2। साथियों, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर एवं उनकी टीम ने करोड़ों गरीब किसान मजदूरों को निष्प्राण जो थे, जिनके ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा था, उनके अंदर 26 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की और आज करोड़ों लोग बाबा साहब की वजह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं। भारतीय संविधान के दायरे में रहकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई पर्व से कम दिवस नहीं है। इसलिए आप सबको इस दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस दिन को प्राप्त करने के लिए हजारों बंधुओं ने, हजारों देश के संत सूरमा और देशभक्तों ने शहादत दी, तब हम आज आजाद हैं और इस संविधान का उपयोग कर रहे हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं पहली आत्मकथा में, लेकिन आज मैं विशेष तौर से इसलिए लाइव आया हूं कि कल मेरा जन्मदिन है और कल मेरा 61वां जन्मदिन है। और इस जन्मदिन की पूर्व बेला पर मैं आपसे आत्मकथा के रूप में बात करना चाहता हूं। आप सब बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए मुझे, आप सब भाइयों का प्रेम चाहिए और सब बच्चे हैं उनका स्नेह चाहिए। कल मेरा जन्मदिन है इसलिए। अब मैं बात करता हूं बचपन से लेकर के अब तक जो हमने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष की अगर पूरी मैं एक बार लिखने का प्रयास भी किया था मेरी आत्मकथा, लेकिन मैंने ये सोचा भाई अपन आत्मकथा के लिए इतना समय भी बर्बाद करेंगे और धन भी बर्बाद करेंगे, जब समाज को स्वीकार्य नहीं है वो चीज समाज में चलेगी नहीं। इसलिए मैंने वो आत्मकथा लिखी नहीं। मैंने कहा अपनी आत्मकथा है वो फेसबुक के माध्यम से लाइव लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा और जिसको पसंद आएगा वो सुन लेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो नहीं सुनेगा। तो मैं बचपन से ही मतलब मेरे अंदर समाज के प्रति लगाव था। मेरे खून के अंदर एक बड़ी कमजोरी है, मैं अन्याय होते हुए देख ही नहीं सकता। मेरे साथ अन्याय हो ये जरूरी नहीं, किसी के भी साथ हो अन्याय मैं देख नहीं सकता और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। कई बार मैंने ये प्रयास किया भाई दूसरों के झंझट में क्यों पड़े, लेकिन मैं रुक नहीं पाता हूँ। आज गांव के अंदर 2 आदमी लड़ रहे हैं, तीसरा छुड़ाने वाला नहीं, सब तमाशे देखते हैं। मैंने आज तक मेरी आंखों के सामने लड़ाई हुई है तो मैंने चाहे जूते खुद ने खा लिए, लेकिन मैंने उनको छुड़ाया है। क्योंकि इंसान का धर्म बनता है जब 2 आदमी लड़ते हैं तो उनको समझाना बुझाना, नहीं माने तो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उनको समझाना चाहिए और शांत करना चाहिए। ये तो मैं कभी भी यूं खड़े खड़े लड़ते हुए किसी को आज तक नहीं देखा। कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो अगर मेरे से बस नहीं चलता है तो फिर घुटता हूँ मन में, यार अपन कुछ नहीं कर सके तो अपन। एक बार मैं बचपन की बात है, जब मैं 10th में पढ़ता था, उस समय मैं मंडोर में रहता था और मैं रात को 9 से 12 वाला शो देख के आया था फिल्म देखने का बड़ा शौक था। तो वहाँ फिल्म देख के आया था तो मैं जोधपुर रेलवे स्टेशन से जैसलमेर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। तो मैं ट्रेन में बैठ गया, राई का बाग स्टेशन आया, उसमें अंदर से लॉक कर दिया, पूरा डब्बा खाली था। 2-3 बदमाश थे तो वो मतलब दरवाजा नहीं खोल रहे थे। अब रात के 1 बजे थे
दरवाजा नहीं खोल रहे, तो मुझे यूं पीड़ा हुई। मैंने कहा यार ये आदमी जब कोई बाहर खड़ा है, पता नहीं ये किस परिस्थिति में गांव जा रहा है, इसके माँ बाप बीमार होंगे, बच्चा होगा, कुछ भी होगा, जबकि डब्बा खाली पड़ा है पूरा। तो मैंने सोचा, मेरे गुस्सा आ रहा, लेकिन वो 3-4 थे, करूं क्या। यूं करते हुए अगला स्टेशन मंडोर आ गया। मंडोर मुझे उतरना था, वो गेट के बाहर ही थे। तो मैंने क्या किया, उतरते हुए एक लड़के को पकड़ करके खींच लिया नीचे। तो कहा अरे छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा नहीं छोड़ो नहीं, तुम ये लोगों की परिस्थिति नहीं समझते हो। तुम मतलब ये जो आदमी, डब्बा पूरा खाली पड़ा है, तुम कह रहे हो लेडीज कंपार्टमेंट है, अपार्टमेंट है, पता नहीं क्या कह रहे हो, खाली नहीं है, जबकि पूरा डब्बा खाली है। तो वो ट्रेन रवाना हो गई, वो गिड़गिड़ाने लगे। मैंने कहा कसम खा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करोगे। तो उसने कहा भाई साहब अब कभी नहीं करूंगा। मैं उम्र में छोटा था, कद भी मेरा छोटा है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आया, किसी के साथ अन्याय क्यों करूं। तो मैं कभी अन्याय होते हुए देख नहीं सकता। अब वो मैंने ये थोड़ी पूछा वो किस जात का है, किस गांव का है। तो मेरी आदत है, अच्छा किसी में कहीं निकल रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको छोड़ के नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो। तो उसको भी मैं संभालता हूँ। ये हमारे संस्कार है घर के। मैं जब छोटा था, मुझे याद है हम पूस की ढाणी में रहते थे। पूस मतलब बाजरी के जो डोके होते हैं ना, उनसे बनी हुई ढाणी में हम रहते थे। और टाइम था गर्मी का, तो थोड़ी ढाणी से थोड़ी देर जब सड़क टूटी हुई थी, मुडिया रोड थी, तो वहाँ आंधी के अंदर किसी को पता ही नहीं चल रहा था। एक आदमी आवाज लगा रहा था, अरे मार दिया, रे मार दिया, यूं कर रहा था, मतलब जैसे उसको दर्द हो रहा था। तो मेरे माँ ने कहा कोई आवाज लगा रहा है। तो धीरे से जब सुना तो पिताजी ने कहा आवाज तो लगा रहा है। तब गए पिताजी और हम सब साथ गए, देखा कि हमारे गांव की ये खिच्ची राजपूत थे, दयाल सिंह जी, जो पीटीआई थे मेड़ता सिटी में। तो वो रात को हमेशा ही 10-11 बजे आते थे रोज शाम को। तो अब वो जाकर देखा तो वो करा रहे थे पैर टूट करके, और दो लड़ीज को, तो दो लड़ीज वो करा रहे थे। तो अब करे क्या, तो हमारे पास साधन भी नहीं था। तो पहले तो हमने घर से, माँ ने कहा कि घी और दूध पिलाओ गर्मा गर्म, ताकि नुकसान नहीं हो शरीर में कोई दूसरा। तो हमारे घर पे दूध की कमी नहीं थी, घी की कमी नहीं थी। तो दूध गर्म करके और 1 किलो पर लगभग दूध भर के कटोरा, और उसमें 200-300 ग्राम घी डाल के और हिला करके और शक्कर डाल के और जा करके पिलाया। और फिर एक छकड़े की व्यवस्था की। फिर रात को उनके घर छकड़ा लेके गए उनको छोड़ने के लिए। तो ऐसी कई परिस्थितियां आती है जीवन के अंदर। जब आदमी है वो अकेला पड़ जाता, उस समय उसको सहारे की जरूरत होती है। तो हमेशा आदमी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ये हमारी प्रवृत्ति रही है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि मेरे गांव के आसपास के लोग पहले मुझे 150% जाट कहते थे कि 150% जाट। अभी जाट, मैं कोई दूसरे की कोई साथ में अन्याय होना भी मुझे पसंद नहीं, कोई अन्याय करे, लेकिन मैं मतलब मेरी कौम के साथ भी मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। जब दूसरों की नहीं करता हूँ, मेरी कौम की कैसे करूंगा। तो लोग मुझे 150% जाट कहते हैं कि ये तो 150% जाट है। तो ये समाज की भावना है ना, वो कोई दूसरी जाति के खिलाफत करने के लिए नहीं है। देखता हूँ परिस्थितियां, देखता हूँ, करता हूँ, तो ये मन है विचलित हो जाता है। इतना बड़ा समाज है, साधन संपन्न भी है, लेकिन हर कोई अन्याय कर देता है। तो अन्याय करता है तो फिर वहाँ बोलना भी जरूरी है। अगर अन्याय हो रहा और नहीं बोलने, तो फिर जीने में क्या सार है, फिर किस लिए जीते हैं। तो ये थोड़ी प्रवृत्ति है मेरी, समाज के प्रति मेरा लगाव है। ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं किया, कोई भी किसी भी कौम का। एक बार मेरे गांव में चोरी कर ली। चोर ने चोरी क्या की थी, गरीब आदमी था,
घर में आटा लूण भी नहीं था। तो आटा लूण भी नहीं था तो वो क्या है कि एक दुकान में घुसा और उसने कुछ चाय, शक्कर, ये मिर्च, हल्दी, धाना, नमक, इस टाइप का सामान है, वो 1000-1500 रुपये का उसने चोरी कर लिया। अब गांव इकट्ठा हुआ, बाजार के अंदर लेके आए उसको, और उसके ऊपर गांव वाले मतलब का मुर्गा बनो और पत्थर रखो। मैंने कहा नहीं भाई ये तो गलत है, कि क्यों तुम चोर की हिमायती करते हो। मैंने कहा चोर वो होता है जिनके पास में खूब सारा पैसा है, सब कुछ साधन संपन्न है, और करोड़पति बनने के लिए, लखपति बनने के लिए अपनी आदत से लाचार होता है और वो चोरी करता है, वो चोर है। खेत में से काकड़ी मतीरा कोई भूखा आदमी खा लेता, वो चोर नहीं कहलाता। अगर कोई आदमी पेट भरने के लिए अगर कहीं पर उसने गलती कर दी तो हाँ वो गलत है ये नहीं, लेकिन आप उसको इस तरीके से जलील मत करो, गांव के सामने मुर्गा बनाकर जलील मत करो। और जलील वही कर सकता जिसने आज तक चोरी नहीं की। आप में से तो कुछ लोग खुद चोरी में पकड़े गए और फिर आज इस गरीब के साथ में अन्याय कर रहे हो। आप चोरी को इसके ऊपर पत्थर रख रहे हो, सबसे पहले तो पत्थर आपके ऊपर रखना चाहिए। तो मैं तो चाहे पूरा गांव भी खिलाफ, मैं अन्याय के साथ रहता ही नहीं हूँ। चाहे मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ और कौन है कि नहीं भाई, मैं अन्याय के साथ नहीं रहता। मैं हमेशा जो न्याय संगत बात होती वही बात करता हूँ, बाकी ऐसा कोई गलत काम मैं नहीं करता। तो ये क्या है कि जीवन में जो आदत है ना आदमी की, वो आदत वैसी रहती है। समाज के लिए करने का बहुत जज्बा था, समाज के लिए किया भी हूँ, जो मेरे से बन पड़ा। आज मेरी स्थिति के अंदर मैं कोई राजनेता नहीं, मेरे पास कोई पद नहीं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं, फिर भी जितना काम मैंने समाज के लिए किया है उतना मैं मेरी समझ में, और अगर कोई मुझे जानता है सही तरीके से तो उसको भी पता है कि जो मैंने किया वो समाज में किसी ने नहीं किया। कारण क्या है, मैंने उन लोगों के लिए किया जिनकी जो समाज से प्रताड़ित है, समाज से उपेक्षित है, उनके लिए किया। आज समाज के अंदर कोई भी आदमी संगठन चलाता है तो वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए चलाता है, कुछ लोगों को मतलब मोटिवेट करने के लिए, 2-4 पैसे वाले, 2-4 नेता, 2-4 अधिकारी, इस टाइप की वो चमचागिरी करके अब उनसे समाज को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंने हमेशा आम जाट के लिए किया। आज मैंने संस्कार शिविर चलाए, इतने 10 संस्कार शिविर चलाए 5-5 दिन के। तो 5-5 दिन उस शिविरों में आपने देखा नहीं होगा, जो आया उनको पता है कि कोई भी पैसे वाला राजनेता या अधिकारी का बच्चा हमारे जाट समाज के आम बच्चों के साथ में बैठना ही नहीं चाहता। तो ये फर्क है, इस फर्क को मेटने के लिए मैंने ये संस्कार शिविर चलाए। भाई समाज के सब लोग एक जगह बैठो और उनको लगना चाहिए कि भाई हम समाज के लोग सब एक जाजम पर बैठे हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर दूसरी बात, मेरा अनुभव 60 साल का है, मैंने 20 साल तो हो गए मेरे समाज के अंदर काम करते हुए भी। मैंने एक बात नोटिस की, समाज के अंदर, समाज के हित के अंदर कोई काम कर रहा है, उसको सहयोग करने वाले करोड़ों में 1-2, सहयोग करने वाले करोड़ों में 1-2 ऐसे होते हैं। तो कोई कहते हैं मैंने समाज के लिए किया, नहीं करते हैं, वो अपने लिए करते हैं और एजेंडा ढूंढते हैं। जैसे रिटायरमेंट हो गए या कुछ पास में पैसा है तो वो शुरू हो जाते हैं, मृत्यु भोज बंद करो, डीजे बंद करो, या वो जहाँ चोट करनी चाहिए वहां नहीं करते हैं। मृत्यु भोज क्यों हो रहा है, इसकी जड़ है, वहां पर प्रहार नहीं करते क्योंकि वो धर्म को टच करती है और धर्म को टच वो खुद करना नहीं चाहते। तो फिर ये जो है ना, इसलिए वो ये नहीं कहते। भाई हमारे समाज के अंदर मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ भी 90 वर्ष पूरा करके इस दुनिया से अलविदा किया था माँ ने। मेरी माँ 90 वर्ष पहले के बाद, आज मेरी माँ को स्वरूप सिधारे हुए 9 साल हो गए, तो मतलब आज से 100 साल पहले तो मेरी माँ 15-20 वर्ष की समझदार तो होगी, तो 80 वर्ष पहले मेरी माँ कहती थी कि हमारे यहाँ जो किसी की मौत हो जाती थी
तो मौत हो जाती थी तो हम कोई हरिद्वार नहीं जाता था। ये अंग्रेजों के समय में ट्रेन चालू हुई और ट्रेन के साथ ही हरिद्वार से पंडे आए और आकर के गांव में लोगों से कहा कि हरिद्वार जाओ। तो कहा कि हरिद्वार तो मतलब अभी तो कोई एक्सपायरी नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। नहीं नहीं, आप एक्सपायर की जरूरत नहीं है, कि आप तो है ना जो पहले मर गए उनके भी फूल ले जा सकते हो। तो कि उनके तो फूल अब कहाँ ढूंढे। तो कहा नहीं, आप है ना चांदी के सोने के फूल बना लो और रवाना करो। तो यूं करते करते ये लोग कुछ पैसे वाले लोग धीरे धीरे हरिद्वार जाना शुरू हुए। और फिर उसके बाद में पैसे थे नहीं, तो 30-40 वर्ष तक तो ये था कि जैसे किसी परिवार में एक मरा तो उसके फूल है वो ढकनी में हांडी में डाल करके छोटी ढकनी दे देते और कपड़ा बांध देते। फिर 2 मरे, 3 मरे, यूं कर 4, 5, 7 हो जाते थे। 4, 5 को सबको साथ लेके जाते मृत्यु भोज। तो मतलब मृत्यु भोज का कारण है ना ये है कि धर्म के नाम पर बेका करके हरिद्वार रवाना कर दिया हमें। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहता कि हरिद्वार जाना बंद करो। जब हरिद्वार जाओगे तो आपको दिन भी करने पड़ेंगे, गंगा जल भी वितरण होगा, उसकी विधि विधान से वो सारा काम होगा। तो जो मृत्यु भोज की जड़ है वो तो है हरिद्वार जाना। अब जिस दिन आपने हरिद्वार जाना बंद कर दिया, आपका मृत्यु भोज अपना आप ही नहीं होगा। किस बात की मृत्यु भोज करेगा? गंगा जल कहाँ बरताएगा, कहाँ वो गंगा जी से लाई हुई प्रसाद चढ़ाएगा, करेगा। तो ये सब है ना, ये जहाँ प्राय होना चाहिए ना वहां नहीं करते हैं। और जो करते हैं सिर्फ अपने नाम के लिए करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो लोगों में पहचान बन जाएगी, गुणा भाग नहीं था। अरे भाई, सबको पता है मृत्यु भोज से कितना नुकसान हो रहा है। और नुकसान हो रहा है 60 वर्ष के अंदर, मेरी उम्र के अंदर मैंने 60 आंदोलन देख लिए मृत्यु भोज के खिलाफ। बलदेव राम जी आजादी से पहले शुरू हुए थे मृत्यु भोज के खिलाफ आंदोलन करते हुए, लेकिन मृत्यु भोज रुका क्या? क्योंकि जब आंदोलन किया तो आंदोलनकारियों ने प्रार वहां नहीं किया जहां करना चाहिए। तो इसलिए, नहीं तो मैं तो ऐसा कभी किसी को कहता नहीं हूँ मृत्यु भोज मत करो। नशा वृत्ति है तो लोगों घर बर्बाद हो रहे हैं नशे से। जिस घर में एक आदमी नशा करने लग गया वो पूरा परिवार बर्बाद है। कड़े रहेगी, आर्थिक हानि होगी और जन हानि का भी डर रहता है नशे के अंदर। तो इस तरीके से क्या है कि समाज के अंदर ये जो नशावर्ती है ना, इसका मूल कारण हमारा समाज खुद है। आप गलत चीज की तारीफ करते रहते हो और ऊपर से कहते हो ये बंद कर दो। सबसे ज्यादा तारीफ नशेड़ियों की हो रही है आजकल समाज के अंदर। शादी ब्याह कहीं पर भी कोई आदमी आ गया पिया हुआ तो सारे के सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं, तो वो शादी के अंदर हीरो बन गया और ये फलाना आ गया। फिर कानाफूसी करते हैं कि यार ये किसका है, ये उनका लड़का है। और मतलब दारू बहुत पीता है, मतलब बिना पानी डाले हुए ही बोतल गटका जाता है। तो ये आप इनडायरेक्ट रूप से उसका हौसला अफजाई कर रहे हो और समाज को बर्बाद कर रहे हो। अफीम खाते हैं, अफीम खाने वाला आता है, उसके चारों तरफ लपट जाते हैं लोग, अरे आ गया आ गया आ गया। और फिर उसकी तारीफा और करते हैं कि ये तो 1 तोड़ा तो यूं चटक जाता है, 1 तोड़ा अफीम तो ये 5 मिनट में खा जाता है। तारीफ कर रहे हैं उसकी। ये तो आप अगर जब तक आप समाज के अंदर जो गलत काम कर रहे हैं उनको इग्नोर नहीं करोगे, तब तक आपका समाज में जो भी बुराई है वो आप कभी मिटा नहीं सकते। इग्नोर करो। मैं आरएसएस की इस मामले में तारीफ करना चाहता हूं। आरएसएस के अंदर कोई भी आदमी गलत है, शाखा में जाता है और वो आदमी अगर बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा या शराब अफीम कुछ भी खाता है तो वो वहां पर अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसा वो 5-10 बार जाएगा ना तो उसको महसूस होगा यार कुछ गड़बड़ है, यही है कि भाई मैं नशा करता हूं। तो वो धीरे धीरे उसकी छोड़ने की इच्छा होगी कि यार छोड़ देते हैं, लोग मुंह ही नहीं लगा रहे हैं, क्या करें। तो वो तो आप समाज के अंदर कोई भी नशा करता है, चाहे वो शादी समारोह हो, चाहे वो कोई भी दूसरा फंक्शन हो या सामाजिक फंक्शन हो, उस पर उसको इग्नोर करो। नहीं तो उसको मंच पर बुलाना, न माला पहनाने, न उसका नाम लेना, कुछ भी मत करो। उसको फीलिंग होनी चाहिए कि मैं गलत काम कर रहा हूं।
मैं संस्कार शिविर के अंदर जब मेरा खुद का सिद्धांत है ना, तो मैं तो मेरे सिद्धांतों से कभी अडिग नहीं होता। तो मैं 2017 मेरे संस्कार शिविर के लिए मेरे को तो हमेशा ही आर्थिक संकट झेलना पड़ा है, लेकिन मैं सिद्धांतों पर था इसलिए मुझे झेलना पड़ा। मैं अगर सिद्धांत छोड़ देता नहीं होता। मैं एक आदमी था कहा भाई साहब मैं पूरा खर्चा उठा लूं। मैंने कहा आप खर्चा करते क्या हो? कि मेरे दारू की 3 दुकानें। मैंने कहा नहीं भाई 1 रुपया भी नहीं चाहिए। कि क्यों? मैंने कहा नहीं मैं 100 रुपये इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन पैसा जो अन्न पेट में जाए ना बच्चों के वो शुद्ध होना चाहिए। हराम के पैसों से मैं संस्कार शिविर नहीं करना चाहता। तो ये तो चाहे कुछ भी हो मैं नहीं लेता। हाँ अनजाने में किसी ले लिया और मेरे को पता चल गया दोबारा उससे नहीं लेता। ऐसे ही मैं जब संस्कार शिविर के अंदर लोग बाग हमें भाई साहब हम भी आना चाहते हैं तो मैं ऐसे लोगों को कभी मंच नहीं देता। भले आप आओ, लेकिन आदमी की थोड़ी परख होनी चाहिए, वो चरित्रवान है कि नहीं है, ईमानदार है को नहीं। बच्चे इससे क्या सीख लेंगे? दारू डोडा बेचने वाले बहुत पैसे वाले लोग जब पैसा दे करके मंच पर बैठते हैं और संस्कार शिविर में बच्चे उनको देखते हैं तो उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि हम भी डोडा और दारू बेच के तस्करी करके गलत काम करके पैसा कमाएंगे ताकि एक दिन हम भी इस मंच पर बैठेंगे। तो ये प्रवृत्ति गलत है। ये जो कर रहे हैं ना लोग, ये जो गलत लोग उनको उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, गलत काम को प्रोत्साहन दे रहे हैं और अपने समाज का चरित्र हनन कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जब उनसे सीखेंगे क्या? ऐसे ही एक संस्था में मैं आयोजन कर रहा था। उस संस्था का अध्यक्ष था, उसको मैं व्यक्तिगत जानता था, वो चरित्रहीन था। मैंने 3 साल तक वहां पर कार्यक्रम किया और उस संस्था का अध्यक्ष मैंने उसको मंच पर नहीं चढ़ने दिया। मैंने नाम ही नहीं लिया कभी, न उसको निमंत्रण दिया। लोगों ने कहा इनको बुलाओ। मैंने कहा इनको नहीं, ये सर्टिफाइड चरित्रहीन है। अगर कोई कहे ना गाबा में नागा, कपड़े में नंगे, सब हमाम में सब नंगे, इस टाइप के, लेकिन वो हमाम से ही बाहर थे, मुझे पता था। तो मैंने कहा नहीं, चरित्रहीन लोग अगर मंच पर संस्कार शिविर में बैठ पर उपदेश देंगे तो चरित्रवान लोग कहाँ जाएंगे? फिर बच्चे क्या सीखेंगे उनसे? तो इसलिए मैं मेरे सिद्धांतों से कभी हटता नहीं और नहीं, मैंने जितना मेरे से हुआ उतना मैंने किया। संस्कार शिविर के अंदर समाज के हर सत्र में 5 आदमी से ज्यादा कभी नहीं बिठाए और 2 घंटे का एक सत्र होता था। तो मेरा ये कहना था कि भाई 150 आदमी मंच पर बिठा देते हो, फिर कहते हो समाज, क्या बात हो गई समाज की? कुछ नहीं हुई, सिर्फ नौटंकी हुई और आयोजक हीरो बन गए, कुछ नेताओं के तालियां बज गई, समाज को क्या मिला? ठीक है ना? तो मैं ऐसा नहीं, 5 आदमी वक्ता हो और 5 आदमी पूरी बात है ना वो अपनी कर सके समाज की। इसलिए समय मिलना जरूरी है। कोई आदमी जब संबोधन करता है तो 1-2 मिनट तो उसको भूमिका बनाने में लग जाती है। जब 100 आदमी बैठे हैं तो 1-2 मिनट तो पूरी उसको मिलती है, फिर वो क्या समाज की बात करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए समाज के अंदर काम करने वाले लोगों को हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कष्ट चाहे कितने ही आ जाए, आप जिससे सहयोग ले रहे हो वो किस उद्देश्य से सहयोग दे रहा है? आपके संगठन को, आपके आयोजन को काम में लेने के लिए दे रहा है और वो गलत है तो गलत संदेश जाएगा। कोई दिल से अगर सहयोग करता है, वास्तव में समाज का सहयोग करना चाहिए उसका, और अच्छा आदमी है तो उसका सहज स्वीकार करना चाहिए सहयोग, और मंच ऐसे लोगों को देना चाहिए। अब दुनिया के अंदर कितने ही लोग हैं, मैं कई लोगों को जानता हूं जो राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगों में, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की मीटिंगों में वो भाषण देते हैं, लेकिन मैं उनको कभी मंच पर चढ़ने नहीं देता। कारण क्या है? वो संस्कार शिविर में आते हैं। अभी मेरे कार्यक्रम में आके भी गए थे, मैंने उनको मंच नहीं दिया। कारण था उसका, वो चुटकुले कहते हैं। मैंने कहा भाई चुटकुले किस बात के? यहाँ तो गंभीर मुद्दा चल रहा है समाज का, चुटकुले किस बात के? मेरे 10 संस्कार शिविर के अंदर और आज तक के किसी कार्यक्रम में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि इस आदमी ने भाषण दिया और लोग खिलखिलाकर हंसे। नहीं, बात करो गंभीरता से। हंसी किस बात की? यहाँ कोई नौटंकी थोड़ी की है, खेल थोड़ी है। आप बात करो गंभीर होकर के। समाज की बात करनी है तो बिल्कुल गंभीरता से करो।
तो ये संस्कार शिविर के अंदर कई बातें हमने किया था। देखो जाटों का हमने झंडारोहण करके हम संस्कार शिविर करते थे। अभी जाटों का झंडा क्यों नहीं? सबका झंडा, जाटों का क्यों नहीं? जाटों का झंडा है। ध्वजारोहण होता था संस्कार शिविर के अंदर। जब भी संस्कार शिविर आयोजित होता, ध्वजारोहण करके उसका शुभारंभ करते और समापन के बाद में झंडारोहण, झंडा उतार करके उसको लपेट करके लेते। कार्यक्रम के अंदर 25 जाट महापुरुषों की फोटो। भाई आप वहां आ रहे हो तो आपको दूसरा कोई अनजान आदमी आए तो भी उसको लगना चाहिए जाटों का संस्कार शिविर है। 25 जाट महापुरुषों की 3x2 की फ्लैश पर्दे पर फ्रेम में मंडी हुई फोटो है, जिसमें ऊपर तो फोटो और नीचे जीवनी। ताकि आजकल क्या है कि बच्चों को पोथी पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं है। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर वाले छोटी छोटी जो 1 घंटे में 20 मिनट में 25 मिनट में पढ़ ले, ऐसी छोटी छोटी किताबें दुनिया भर की छाप करके और पूरा पाखंड है वो पूरे देश में फैला दिया। तो अपन अपने महापुरुषों का इतिहास छोटी छोटी किताबों से पोस्टरों के माध्यम से क्यों नहीं? तो हमने वो 2 फीट का फोटो 1 फीट में उनकी जीवनी लगा दिए। 25 जाट महापुरुषों के फोटो, 25 कोटेशन लगा दिए फ्लैश के पर्दे बना करके, जिस पर जाटों के बारे में किसने क्या कहा, ये सारे कोटेशन। अब इसमें सारा इतिहास आ गया, लोगों को मोटा मोटी महापुरुषों का भी पता चल गया, जाट क्या है इसके बारे में पता चल गया। फिर जाटों का फ्लैग, जाटों का जो छोटी छोटी झंडियां 1500 झंडियों की वो धागे में बांध करके और चारों तरफ लगा करके यूं लगता था कोई मेला है, ठीक है ना। तो वहां जो बच्चे आते थे ना, वो ऑटोमेटिक उस कैंपस में घुसने के बाद में भी वो सीख जाते थे कि भाई जाटों का इतिहास क्या है, जाटों की संस्कृति क्या है, और जाट किस टाइप की कौम है, बहादुर है, कायर है, कैसी है, वो भी उनको पता चल जाता। तो ये क्या है कि जब काम हम करते हैं ना, तो हमारा मूल उद्देश्य, लोग बाग कहते थे आप तो जाटों को खराब कर रहे हो। मैंने कहा कैसे खराब कर रहे हो? आप तो इनका ब्रेन वॉश कर रहे हो। मैंने कहा मैंने क्या ब्रेन वॉश किया कि आप तो इनको जाट जाट। अरे भाई हम समाज की बात करते हैं, समाज के 1000 आदमी इकट्ठे हो गए, खाना खा के चले गए, उसमें एक भी जाट नहीं है। जाट जाति तो है, जाट बना नहीं है। मैं क्या करूं उन लोगों का, 1000 आदमियों का? मुझे जाट बनाना है। मतलब जो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जाने, अपने संस्कारों को जाने, तब जाट बनेगा। जाट लिख दिया, जे जाट। अरे कह गड़ी तुम्हें आता नहीं है, तुम जाटों के लिए कभी किसी अंगुली कट जाए पैसा आप करते नहीं हो, और जाट 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 कर रहे हो। जाट जाट करने वालों ने जाटों का पट्टा बिठाया है, हमने नहीं बिठाया। हमने तो जाटों को सिखाया कि भाई हमारी कौम ऐसी है, हमारी कौम इतनी बहादुर है, हमारे कौम में ये महापुरुष हुए हैं, और हमारे संस्कार ये हैं, हमारी संस्कृति ये है, ये सिखाया हमने। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? तो ये क्या है कि अगर जाटों का अब मेरे कार्यक्रम देखो आप, कोई जाट पूरे देश के अंदर जो कार्यक्रम मैंने किया उसकी कोई कल्पना कर सकता है क्या? करके देख लो भाई। 4 घंटे का कार्यक्रम तो सब करते हैं। मैंने 2 दिवसीय राष्ट्रीय जाट चिंतन किया। विद्वानों को मौका मिलना चाहिए। आज केपी मलिक साहब है, भास्कर में बहुत बड़े पत्रकार है, रोज उनके आर्टिकल छपते हैं। समाज का मंच होता है तब ऐसे लोगों को मौका ही नहीं मिलता जिनके पास जानकारी है, और जिनका बाप एमएलए है, जिसका बाप मंत्री है, जिसका बाप पैसे वाला है, उसको मंच मिल जाता है, और उसको भाई कहता रांड आए तो भी लोगों को सुनना पड़ता है। जो नोले एक कोडी का नहीं, और सुनना पड़ता है लोगों को, जबकि विद्वान बैठे नीचे क्या करे, मंच ही नहीं मिल रहा उनको। तो जब राष्ट्रीय चिंतन शिविर किया तो देश के विद्वान पत्रकार जो जाट समाज की किताबें लिखते हैं, जो पत्रकारिता में या लेखक का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मैंने मंच उपलब्ध कराया। लोग बहुत खुश हुए कि यार पहली बार हमने ऐसा जाटों कार्यक्रम देखा जहां पर जाट की बात हो रही है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो फिर ऐसे राष्ट्रीय जाट चिंतन शिविर। अब बोलो संस्कार शिविर की बात करते हैं लोग। अरे भाई संस्कार शिविर की बात करते हैं ना, आप कल्पना करते ही डर जाओगे। कारण क्या है कि भाई पहली बात तो जाट इकट्ठे होते ही लड़ लेते हैं। हमारे तो 10 संस्कार शिविर में
500 लड़के भी रहे थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे को धक्का ही नहीं दिया। ठीक है ना, एक पिन भी चोरी नहीं हुई, किसी के ताला वाला कहीं नहीं लगता था सब। और उनको सबसे पहले एक ही बात कहता था, आप यहाँ बैठे हो, आप पूरे जाट समाज का नेतृत्व कर रहे हो। अगर आपने थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच की तो आपका समाज बदनाम हो जाएगा। अगर आप गलत काम करके अपने समाज को बदनाम करना चाहते हो तब आप चोरियां करो, आपस में लड़ो, मेरी तरफ से छूट है। और अगर आप जाट समाज का गौरव बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से जाने के बाद लोगों को ये चर्चा होनी चाहिए कि संस्कार शिविर में जो बच्चे गए वो मजबूत जाट बन के निकले और चरित्रवान बन के निकले, ईमानदार बन के निकले। ये जाट संस्कार शिविर। तो आज जाट संस्कार किसी के लग गई है, घटना दुर्घटना हो गई है, कोई मर गया है, तो उसको जवाब कौन दे, इतनी रिस्क कौन ले। मैंने तेजाजी महाराज को हाथ जोड़ के मैंने कहा, बाब महाराज, तेजाजी महाराज, आप मेरी रक्षा करना, मैं काम तो बड़ा रिस्की कर रहा हूँ लेकिन आप मेरी मदद करना। तो तेजाजी महाराज ने 10 संस्कार शिविर में इतनी मदद की, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं। कोई चोरी नहीं, कोई चिकारी नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी को, मतलब ये होते हैं ना जी मचलने वाली गोली, ये गोली देने का काम नहीं रहा कभी भी। इतना बढ़िया चला। फिर मैंने 2018 के अंदर 25 जाट महापुरुषों की आदमकद फोटोओं के साथ में, मेरा सपना था कि भाई मैं कुछ काम समाज के लिए करूं। राष्ट्रीय जाट चिंतन शिविर किया, संस्कार शिविर किया। मेरी इच्छा थी कि भाई जो संस्कार शिविर में जो कैडर खड़ा है वो कैडर बना करके, और मैं हमारे महापुरुषों को दूसरी जातियों को ही पता चलना चाहिए कि ये जाटों के महापुरुष है। तो मैंने 25 जाट महापुरुषों की आदमकद झांकी देखती दिल खुश हो जाता, ऐसी झांकियां, और उनको लेकर के जयपुर के अंदर जाट गौरव मार्च निकाला। और वो जो वहां आया उसने दांतों तले अंगुली दबा ली। लालचंद जी कटारिया जो मंत्री थे, वो भी आए थे अतिथि के रूप में। उन्होंने कहा कि ये तो मैं हर साल करूंगा, लेकिन वो तो भूल गए, नेता है वो, तो नहीं किया उन्होंने। समाज के कई लोग आए थे कि यार ऐसा तो हर साल होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अपने जयपुर दिल्ली से हमारे एक अतिथि आए हुए थे, डॉक्टर प्रेम कुमार जी फंगार। वो मेरा कार्यक्रम देख करके और वहां रुक गए नहीं दिल्ली, कहा यार इस आदमी से मिलके जाऊंगा। फिर वो रात होटल में रुके, सुबह मेरे पास आए, मेरे से राम राम की, और मैंने कहा रामनारायण जी आप ही हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो कहा मैं जाता तो कल दिल्ली, लेकिन मैं आपको सिर्फ धन्यवाद देने के लिए यहाँ रुका हूँ। आप जाटों के मोहन भागवत हो। मैंने कहा साहब मोहन भागवत तो मेरे को इतना कोई बनना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। क्यों, मैं तो अचंभित हूँ कि मेरी उम्र 70 से ऊपर हो गई, मैंने जाटों का ऐसा कार्यक्रम कभी आज तक देखा ही नहीं। 25 झांकी निकलना, शहर की सड़कों से बीच से निकलना, सड़क क्रॉस करे, हमारे वर्कर, पुलिस की जरूरत नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता, हमारा जो कैडर है वो 5 झांकियां निकाले, और 5 झांकियां निकालने के बाद में 5 मिनट रोक करके ट्रैफिक को निकाले, फिर ट्रैफिक को रोकते, फिर 5 झांकियां निकालते, यूं करके इतना अनुशासन में इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ जिसकी कोई सीमा ही नहीं। अब क्या है कि जब अब मेरे उसमें जो है ना आर्थिक संकट, क्यों उसमें मेरे 1,76,000 रुपये लग गए, और मेरे घर में कोहरा मच गया कि पापा जी आप हमें क्यों बर्बाद कर रहे हो, हम आपका ये कर्जा किस किस को देंगे। और तो यूं काफी घर में परेशानी हुई, तो मैंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा यार बच्चों को बर्बाद करके और समाज का भला करें, इससे तो अच्छा है कि अब घर ही बैठ जाए। तो उस दिन मैंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। बाकी मेरे मन में एक और चीज थी, 3 तो मैंने कर ली, 4थी चीज मैं कर नहीं पाया। मेरी इच्छा थी कि मैं जाट समाज के तीर्थ स्थल घोषित करूं, मतलब समाज के जो चित तीर्थ थे ना उसकी यात्रा करते, यात्रा के बाद में वो तीर्थ घोषित हो जाते। क्योंकि हमारी धाम जो है ना वो हमारे महापुरुषों का जन्म स्थान है, हमारे महापुरुषों का जहाँ पैर पड़े ना वही हमारे लिए धाम है। मैं चाहता था यहाँ से
अपन यात्रा शुरू करें तेजाजी महाराज से और सीधा भगत सिंह के, फिर छोटूराम जी, फिर आपके चौधरी चरण सिंह जी, और फिर आपका धन्ना भगत, यूं करके पूरा वो ना अपनी ये जाटों की ये 5 धाम हो जाती। इस उद्देश्य से 5 धाम के उद्देश्य से मैंने मेरी यात्रा थी, मन था मेरा मैं करूंगा, लेकिन मैं आर्थिक संकट के कारण, समाज का सहयोग नहीं मिलने के कारण मैं घर बैठ गया। लेकिन घर बैठ गया तो भी मेरी चिंता तो अब भी समाज ही है। मैं जो समाज के अंदर घटित कार्यक्रम देखता हूं ना, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। समाज किधर जा रहा है, क्या होगा इस समाज का? कोई समाज की किसी को चिंता नहीं है। 1 मिनट लगती है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, समाज को बेच देते हैं। ये बड़ी समस्या है। आज समाज को रोजगार की जरूरत है, आज समाज को संस्कारों की जरूरत है, आज समाज को शिक्षा की जरूरत है, आज समाज को स्वास्थ्य की जरूरत है। इसलिए मैंने DS5 नाम से NGO बनाया। अब NGO तो बनाया, लेकिन NGO के अंदर भाई NGO चलाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए आज बजट कितना चाहिए, लेकिन समाज कहाँ? मैं तो जाट समाज की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस NGO के माध्यम से मैं चाहता हूं हमारा किसान वर्ग, दलित, SC ST OBC या कोई भी जो अल्पसंख्यक है, जो गांव में रहते हैं, जिनके पास में कोई काम नहीं है, उनको रोजगार देना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना, ये मेरा है उद्देश्य। लेकिन ये उद्देश्य तभी सफल होगा ना जब समाज के लोग सहयोग करेंगे। बिना, अब मैं जैसे DS5 का एक ऐप बना रहा हूँ, अब ऐप के लिए भी 80,000 रुपये चाहिए, तो उसने मांगे 80,000। अब देखो, मैं 1-2 दिन में प्रयास करूंगा कि 80,000 रुपये में से कुछ उसको दे करके ऐप बनाऊं। मैं समाज को एक झंडे पर लाना चाहता हूं, समाज के साथ में जो लोग हैं उनको साथ लेकर के और एक झंडे पर लाना चाहता हूं, ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोई इनाम नहीं देगी, हमें धिक्कारेगी। तो इसलिए हमें कुछ करना है तो मैं तो समाज के बुद्धिजीवियों से, समाज का हित चाहने वालों से, समाज के चरित्रवान और ईमानदार लोगों से ये कहना चाहता हूं कि भाई आप समाज के लिए, आपको नाम चाहिए, आप DS5 आप रख लो। भाई पैसा बिना नाम के जाट देना नहीं चाहता, नाम रामनारायण का और पैसे हम दें। अरे भाई, समाज के लिए मांग रहा हूं मैं, मेरे नाम के लिए नहीं मांग रहा हूं, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है कि भाई मैं समाज के नाम, मुझे नाम की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ, और आजकल तो बंद कर दिया मैंने। क्या है, किसान आंदोलन में बैठ रहे थे, रोज कहते थे भाषण, तो मैंने कहा मैंने जिंदगी में भाषण बहुत दिए, कुछ नहीं। मुझे तो सिर्फ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं किसान का बेटा हूं, और अगर मैं किसानों के साथ नहीं रहा तो मैं मरूंगा तो मेरी गति नहीं होगी, मैं अधोगति मरूंगा। इसलिए मैं मेरे अंतर आत्मा की शांति के लिए, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए यहाँ किसान आंदोलन में बैठा हूँ। तो मैं 27 दिन तक रहा, उसके बाद मेरे बुआ जी का देहांत हो गया तो मुझे आना पड़ा। नहीं तो मैं यहाँ से घर से गया ना, तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि भाई मैं जब तक किसान जीतेंगे नहीं तब तक वापस घर नहीं आऊंगा, मैं वहीं रहूंगा। लेकिन किसी कारण मतलब आना पड़ा। तो मैं आज जो ये मेरे जीवन की जो आत्मकथा भाग 2 था, और भी समाज की जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं, 100 संघर्ष मैंने किए, 100 संघर्ष। शायद आपके राजस्थान में किसी भी MLA MP नहीं किए होंगे। अब उनको सबको बताना क्रम वाइज, कभी कभी मन में इच्छा हो जाती है तो बता देता हूँ। कल जन्मदिन है, मैंने कहा आज जन्मदिन की पूर्व संध्या पर ही बता देते हैं समाज के लोगों को। और भी दूसरे, जो भी दूसरी जाति के, वो भी कोई हमारा दुश्मन नहीं है। मैं तो सबका हित चाहता हूँ, और अब मैंने किया भी है हित, सभी जातियों का हित किया, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर के संस्कार है, हमारे घर की प्रवृत्ति है। मेरा भतीजा है, प्योर राजपूतों की डाणी है, भाटियों की डाणी, वहाँ टीचर है। तो वहाँ वो इतना पढ़ा था बच्चों का, सबसे मतलब विज्ञान का वो है टीचर, और सबसे अधिक विज्ञान में नंबर आते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में जाता है पढ़ाने के लिए बच्चों को, और इतना प्रेम करता है बच्चों से। और एक दिन वो भाटियों में शादी थी, तो वो निमंत्रण था, तो सारा स्टाफ ही गया था।
तो वहाँ एक आदमी ने कह दिया था, लेकिन मेरे भतीजे ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक आदमी ने कहा मास्टर साहब आप अगर स्कूल में नहीं हो तो हम बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजें। तो वो है तो राजपूतों की ढाणी ना बाटी है, तो हमें तो कोई एतराज नहीं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और मास्टर का दायित्व क्या, पैसे किस बात के ले रहे हैं? आपको पूरे अपनी ताकत के साथ में बच्चों को पढ़ा करके अपना फर्ज अदा करना चाहिए। और मेरा भतीजा पढ़ा रहा है, बिल्कुल पढ़ा रहा है, और मतलब टॉप पढ़ा रहा है। क्यों? दिल से पढ़ाता है, कोई द्वेष थोड़ी मन में कोई। तो हम किसी से घृणा नहीं करते, हम सिर्फ अन्याय के खिलाफ है। और जाति कोई भी हो, मैं मेरी कौम का भला चाहता हूँ, मैं मेरी कौम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें किसी को दिक्कत क्या है? बढ़ना ही चाहिए, सबको अपनी अपनी कौम आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये इतना मैं आज आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर तेजा जी की, जय भारत भूमि।